डेमोक्रेसी के असली बॉस यानी वोटर्स ने अपना ऑर्डर दे दिया है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक ईवीएम की बत्ती जली, आवाज आई और अब वोटिंग का टाइम ओवर हो चुका है। या यूं कहिए कि अब वक्त आने वाला है एग्जिट पोल का, एग्जिट पोल की पाठशाला का, यह बताने का कि एग्जिट पोल के रुझानों में किसकी सरकार बनती दिख रही है, किसकी नहीं। आज दिन भर जिस तरह से हंगामा, मारपीट, मर्डर, सबकी खबरें आई हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का उपचुनाव इतनी अहमियत रख रहा है जितना शायद ही पहले कभी रहा हो। यूपी में योगी के लिए साख की लड़ाई, अखिलेश को साबित करना है कि बॉस लोकसभा में तुक्का नहीं लगा था हमारा। महाराष्ट्र में असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन है, इसको साबित करने की लड़ाई है। झारखंड में आदिवासी वोटर क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से नाराज था, एक्शन के साथ था, यह पता लगना है। ऊपर से बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, इस नारे का भी लिटमस टेस्ट है ये चुनाव। और इसलिए आज का एग्जिट पोल भी बहुत धमाकेदार रहने वाला है। हमारे पास कुछ आंकड़े आ चुके हैं, कुछ अभी आ रहे हैं, फाइनल तैयार हो रहे हैं, और इसलिए आप भी तैयार हो जाइए कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में क्या होने जा रहा है इस बार, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, झारखंड में क्या होने जा रहा है, ये आज आपको बस अब से थोड़ी देर में बताना शुरू करेंगे। और सबसे पहले यूपी उपचुनाव का ही डेटा आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संजय झा कांग्रेस समर्थक हमारे साथ हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और अवधेश जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको अभी तक का जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो जरा बता देता हूं, ताकि आपको भी अंदाजा लगे कि क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है। महाराष्ट्र में 5 बजे तक 58% से ज्यादा वोट पड़ गए थे, और महाराष्ट्र में करीब 60% के आसपास आंकड़ा अगर 5 बजे तक था, तो मान के चलिए कि आंकड़ा 60% क्रॉस करेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे झारखंड के लिए, झारखंड का आंकड़ा भी बताइए। झारखंड में तो जबरदस्त दिन से ही खबर आ रही थी कि झारखंड में जबरदस्त वोटिंग चल रही है, और झारखंड में जो वोटिंग थी वो 1 बजे के करीब ही 40% 48% क्रॉस कर गई थी। तो झारखंड में माना जा रहा है कि 70% के पार आंकड़ा जा सकता है। महाराष्ट्र में हालांकि 2019 में 61.4% वोटिंग हुई थी, तो इस बार इसके पार जाने की पूरी उम्मीद है। झारखंड का आंकड़ा भी आपको थोड़ी देर में बता देंगे। फिलहाल जो पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे वो 6.5 में होगा, एग्जिट पोल का आंकड़ा 6.5 में रखेंगे। लेकिन उससे पहले सट्टा बाजार क्या संकेत दे रहा है, आपको पहले वो बताता हूं। सट्टा बाजार भी कई बार मूड क्या है उस हिसाब से पैसा लोग लगाते हैं। उनका पैसा बड़ा अहमियत रखता है भाई, पैसे की अहमियत है, और इसलिए लोग सोच समझ के पैसा लगाते हैं। तो सट्टा बाजार क्या संकेत दे रहा है? यूपी उपचुनाव को लेकर सट्टा बाजार कह रहा है कि एनडीए को 5 सीटें आएंगी और समाजवादी पार्टी को 4, यानी 5-4 का आंकड़ा रहेगा। सट्टा बाजार, फलौदी सट्टा बाजार जो है, जिसके आंकड़े कई बार कहा जाता है कि ठीक बैठ जाते हैं, तो फलौदी सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन को यूपी उपचुनाव में 5 सीटें और समाजवादी पार्टी को 4 सीटें आने की उम्मीद है। इस पर सट्टा लगा हुआ है। उसी तरह से मुंबई के सट्टा बाजार ने महाराष्ट्र में महायुति को पूर्ण बहुमत दिया है, यानी वहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। यह सट्टा बाजार को लग रहा है 150 से 155 सीट महायुति को, और महाविकास अघाड़ी को 130 से 135 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। मुंबई के सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। सट्टा बाजार दावा कर रहा है कि 90 से 95 सीटें बीजेपी को आएंगी और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, यानी सट्टा बाजार में सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने पर लगा हुआ है। शिवसेना, उसके 40 से 45 सीटें जीतने की उम्मीद है, और एनसीपी को 10 से 15। कांग्रेस जो है उसको 60 से 70 सीट का अंदाजा लगा रहा है सट्टा बाजार। शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 30 से 35 सीट, और शरद पवार वाली एनसीपी को 35 से 40 सीट दे रहा है सट्टा बाजार, मुंबई का सट्टा बाजार। इसी तरह से अगर फलौदी सट्टा बाजार आपको बताऊं कि वो महाराष्ट्र के चुनाव के लिए क्या कह रहा है, ये देखिए मुंबई सट्टा बाजार, बीजेपी 90 to 95, शिवसेना जो है उसकी सीटें कम है यहां पर, और एनसीपी 10 से 15, वो आंकड़ा ठीक कर लीजिए। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी दिख रही है, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें ये मुंबई सट्टा बाजार कह रहा है। अब जरा फलौदी सट्टा बाजार महाराष्ट्र के लिए क्या कह रहा है आपको वो भी बताता हूं। वहां पर महायुति पर 45 पैसे लगे हैं,
महाविकास अघाड़ी पर 50 पैसा लगा है और हंग असेंबली पर 48 पैसा लगा है। यानी जिस पर जितना ज्यादा पैसा लगता है उसके जीतने के चांसेस और कम होते हैं। यानी महाविकास अघाड़ी जीतेगा, यह फलौदी सट्टा बाजार को लगता है कि इसके चांसेस सबसे कम हैं। उससे ज्यादा चांस तो सट्टा बाजार को लग रहा है कि हंग असेंबली हो जाए, किसी को बहुमत ना मिले और महायुति यानी बीजेपी गठबंधन जीत जाए चुनाव, इसके ऊपर 45 पैसा लगना, यानी कि बीजेपी पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रहा सट्टा बाजार। फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि अगर महायुति बहुमत में आई तो इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी से होने की ज्यादा गुंजाइश है, जबकि अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा सट्टा बाजार को नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री किस पार्टी को होगा आप उस पर देखिए। सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी पर 40 पैसा, यानी बीजेपी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी उम्मीद सबसे ज्यादा। एनसीपी यानी अजीत पवार की पार्टी 60 पैसा, यानी उनका चांस ही नहीं है। यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा 55 पैसा, उनका भी चांस नहीं है। शिवसेना यानी शिंदे गुट वो दूसरे नंबर पर है 45 पैसा, कांग्रेस 50 पैसा और एनसीपी शरद पवार 60 पैसा, यानी दोनों एनसीपी का कोई चांस नहीं है। यह सट्टा बाजार को लग रहा है, यह साफ साफ दिख रहा है। तो अभी एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आने के पहले सट्टा बाजार क्या कह रहा है? सट्टा बाजार यूपी में बीजेपी की बढ़त दिखा रहा है, बीजेपी गठबंधन की, और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार दिखा रहा है सट्टा बाजार। तो हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, धनंजय गिरी, संजय झा, फराज किदवई और अवधेश कुमार, सारे लोग बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ मुंबई से हैं और विनोद लखनऊ से हैं। भाई राकेश और विनोद, आप लोगों ने सट्टा बाजार में पैसा तो नहीं लगाया है? और लगाया है तो किधर लगाया है? राकेश पहले आप बताइए। जी नहीं, देखिए पैसे देखिए सुशांत जी, मैंने पैसे तो नहीं लगाए, लेकिन सट्टा बाजार को काफी लंबे समय से हम कवर करते आए हैं। तो उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं उसमें एक रीडिंग बिटवीन द लाइन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जब वो ये बता गए कि महायुति को 150 से 155 सीटें मिलेंगी, जिसमें बीजेपी को 90 से 95 बता गए हैं और शिंदे शिवसेना को वो 35 से 40 बता गए और जो एनसीपी अजीत पवार को 10 से 15 बता गए। तो ऐसे में ये देखिए जो दोनों महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 से 20 सीटों का ही है। और ऐसे में अगर अजीत पवार फिर से अगर पलटी मार जाते हैं और फिर से अपने वो चाचा शरद पवार के पास जाते हैं तो वो गेम चेंजर बन सकते हैं यहाँ पर। तब वो चाहे वो किसी के साथ कोई भी सौदा कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि उन्हें अपने जो गठबंधन का धर्म है वो निभाना पड़ेगा और अपने मौजूदा जो दोस्त है उनके साथ दोस्ती कायम रखनी पड़ेगी। अगर उन्होंने नए दोस्त बना लिए तो फिर मामला बिगड़ सकता है बॉस। तो ये एक सट्टा बाजार के बीच में रीडिंग बिटवीन द लाइन दिख रही है। लेकिन सट्टा बाजार अपने तरीके से उनका जो आकलन है सीट बाय सीट, उन्होंने मुंबई की एक एक सीट के ऊपर अपना आकलन जो है जारी किया है और उनका ये कहना है कि मुंबई की 36 सीटों में से हमारे दर्शकों के लिए एक बात और बताइए, ये मुंबई सट्टा बाजार का जो प्रिडिक्शन था लोकसभा के रिजल्ट को लेकर महाराष्ट्र के, वो कितना ठीक बैठा था? देखिए लोकसभा के वक्त उन्होंने खास तौर से अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे इनके बारे में जो कुछ प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल सटीक था। हालांकि उनका जो प्रेडिक्शन था बीजेपी को लेकर के वो थोड़ा सा उनका गलत हो गया। बीजेपी को थोड़ी ज्यादा सीटें उन्होंने प्रेडिक्ट की थी, लेकिन बीजेपी को लोकसभा में काफी कम सीटें मिली। कांग्रेस को उन्होंने तब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं माना था, वो उनकी एक वहां पर चूक हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं तकरीबन 75%। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकसभा चुनाव में पैसा गंवाने के बावजूद सट्टा बाजार अभी भी पैसा बीजेपी पे लगा रहा है, तो कुछ तो उनको दिखा होगा। अब वो पैसा फिर डूबेगा या बचेगा ये तो अभी 23 तारीख को पता चलेगा। अभी तो सब अभी इसी जोश में रहेंगे कि अभी पैसा बनने वाला हिसाब है। करहल तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर अगर उस नारे से लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ उस नारे के बारे में बात हो रही है, उस नारे को लेकर लोगों के मन में चिंताएं हैं कि ये नारा सही है और आने वाला समय ऐसा होगा अगर एकजुट नहीं हुए तो दिक्कतें हो सकती है। अगर ऐसी बात लोग कर रहे हैं तो अपने आप में बड़ी बात है कि जब समाजवादी पार्टी की गढ़ में सहन लगती दिखाई दे रही है इस नारे के जरिए योगी आदित्यनाथ पहुंच बना रहे हैं, तो लोगों में इस नारे का बड़ा गंभीर असर पड़ा है। और न केवल करहल में बल्कि मीरापुर की बात करें, सीसामऊ की रिपोर्ट हमने दिखाई, कटेहरी जो कि अंबेडकर नगर में है, मजबा मिर्जापुर में है, जहां जहां उपचुनाव हो रहा है, फूलपुर जो कि प्रयागराज का हिस्सा है, वहां इस नारे ने अपनी छाप छोड़ी और बहुत ज्यादा असर है आप ये कह रहे हैं। और मात्र 10 मिनट बाद हम एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं। 6:20 हो चुके हैं, 6:30 पर पहला आंकड़ा
उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ा हुआ आपके सामने रख देंगे, लेकिन यह अपने आप में बता रहा है कि यह चुनाव किस दिशा में जा सकता है। अगर यह सर्वे जमीन पर लोगों की भावनाओं को पूरी तरह से कैच कर पाया है, तो अगर 60% लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे से वो सहमत हैं, तो यह बहुत बहुत आप कहिए कि प्रभाव छोड़ने वाला नारा रहा है। और ऐसे में 10 मिनट बाद एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आएगा तो आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि क्या निकल कर आने वाला है। संजय जी, आपको क्या लगा, क्या ये नारा इस चुनाव में बहुत इफेक्ट डालता हुआ दिखा आपको? क्योंकि विपक्ष भी ऐसा लगा कि इस नारे के पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन कोई काउंटर नहीं दे पाया। संजय झा जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं, ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा आपको लग रहा है कि इतना प्रभाव छोड़ा है जितना हमारे सर्वे में दिख रहा है? 60% लोग इससे सहमत हैं और ऑपोजिशन भी इसके पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन काउंटर नारा नहीं दे पाया। आप ये सोच लीजिए सुशांत जी कि 10 साल काम करने के बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा सिर्फ लोगों को डराने में और भयभीत करने में लगे हुए थे। अब आप ये सोच लीजिए 10 साल ये सत्ता में है और कह रहे हैं महाराष्ट्र जो इतना प्रगतिशील, इतना एडवांस समाज है और इकोनॉमी है, वहां पर जब मुद्दे हैं यहाँ पर बेरोजगारी, रूरल डिस्ट्रेस, ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग परेशान हैं, हमारे किसान, यहाँ पर महंगाई, फूड इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इश्यू है। मैं समझता हूं कि ये समझ ही नहीं पाए। आप देखिएगा महाराष्ट्र का जो नतीजा आएगा 23 तारीख को, महायुति का नामो निशान नहीं रहेगा। लोग कह रहे हैं ना इसे क्लोज कॉन्टेस्ट। हरियाणा के बाद सब लोग डर गए हैं कि आप किसी को फेवरेट मत बताओ, क्योंकि हरियाणा में वोट शेयर दोनों का एक था लेकिन सीट्स बदल गए थे। लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा में 31 सीट जो मिला था एमवीए को, उससे ज्यादा सफल होगा एमवीए यहाँ पे इस राज्य की। संजय जी, आप तो चुनावों का विश्लेषण भी करते हैं, इसलिए मैं आपसे ये आप भी सहमत होंगे कि भाई हरियाणा ने लोकसभा के चुनाव का पैटर्न चेंज कर दिया विधानसभा। इसलिए लोगों को लग रहा है कि भाई महाराष्ट्र में जो बढ़त थी महाविकास आघाड़ी को, वो महाराष्ट्र में भी चेंज हो सकती है, वो झारखंड में भी चेंज हो सकती है। इसलिए अभी एग्जिट पोल क्या कह रहा है मेरा मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि 6.5 नहीं हुए हैं, लेकिन तस्वीर स्पष्ट है, नहीं है, 50-50 है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन धनंजय गिरी जी, जो आरोप आप पर लग रहा है कि अगर इतना काम किया 10 साल में तो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे पर चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? सुशांत जी, कोई नारा नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से अपना ही कत्ल करेगी, जो साखे नाजुक पे आसियाना बनेगा वो नापायदार होगा। तो ये कौन सी तहजीब है जिसने गदीर के मैदान से लेकर इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश होते हुए जिसने उत्पात मचा रखा है? ये कोई नारा नहीं है, ये हकीकत है जो देश देख रहा है, जो दुनिया देख रही है। आज हमें एक रहने की जरूरत है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे तो क्लास 1 से पढ़ाया जाता है कि एक रहिए नेक रहिए। और दूसरी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। अगर कांग्रेस ने धर्म के आधार पर इस देश को नहीं बांटा होता और 15% हिंदू, 1.5% कैसे हो गए और 30%, 8% कैसे हो गए, ट्रंप को नजर आ जा रहा है लेकिन किसी कांग्रेसी को नजर नहीं आ रहा है, तो इस देश के आम जन को तो नजर आ रहा है कि जो गदीर के मैदान से निकली हुई तलवार कहां तक पहुंची है और उस पर कब वार होगा, ये वो लोग समझ रहे हैं। और लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां जो है अवेयर है, या पीढ़ी अवेयर है, जान रही है, सब समझ रही है। और दूसरे बात, जो जवानों से जहर उगला जा रहा है और एक तरह से जो शर्तें रखी जा रही है कि कोई भी अपराधी चला जाए तो अपराधी को छोड़ दिया जाए, और हमारी शर्तों पर लोकतंत्र क्या शर्तों पर चलेगा? क्या लोक लज्जा से चलेगा? लोकतंत्र असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र। तो संजय जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मात्र 6 मिनट बाद एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आने जा रहा है, लेकिन संजय जी उससे पहले जल्दी से आप रिस्पॉन्ड करें, फिर फराज भाई आपके पास आ रहा हूं। मैं 2 छोटा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। पहले तो विनोद तावड़े जी वहां पकड़ा गए हैं, टीवी पर, कैमरा पर पकड़ा गए हैं कि वो क्या कर रहे थे। थोड़ा तो शब्द रखा जाए। बीजेपी का हालत क्या है वो उसी हादसा से आप समझ सकते हैं। लेकिन आप जरा झारखंड पर भी जरा गौर कीजिए। मैं बिहार का ही हूं, मैं आपको बताऊंगा सुशांत जी कि बिहार के चुनाव में जितना घटिया और घिनौनी सांप्रदायिक जहर भाजपा ने फैलाने की कोशिश की, आप उस वीडियो का जिक्र जरूर करें जिसको ईसी ने बोला कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इनके पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ नफरत, घृणा, यही तो इनको आता है।
और यहाँ पर झारखंड में उन्होंने घुसपैठी किया, लेकिन ये झारखंड के लोग समझ गए कि भैया ये तो अमित शाह की जिम्मेदारी थी। अमित शाह ने खुलेआम मान लिया कि हम नाकाम हो गए, घुसपैठी आ गए। ठीक है धनंजय जी, इसमें छोटा सा जवाब दीजिए धनंजय जी। सब झूठ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के क्या कहते हैं कि भाई उसके जबान पे कैसा जहर है। मल्लिकार्जुन भगवान शिव का नाम होता है और शिव के गले में ही नाग होता है, लेकिन उनकी जबान पर कितना जहर है और कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके। अगर आपके पास शब्दों के इतने कंगाल हैं, और हम कुछ बेचते नहीं हैं, बेचने खरीदने का काम नहीं करते हैं, ये मोहब्बत की दुकान आप लोग लगाते हैं और मोहब्बत को भी बेचने के लिए बाजार लगाते हैं। हम बेचते नहीं, हम सेवा भाव से जनता के बीच में जाते हैं और जनता की सेवा करते हैं। और जिन सरकारों की पैठ कम हो जाती है वो घुसपैठियों के सहारे चलते हैं। आपकी भाषा बता रही है कि आपकी तहजीब क्या है और आपके अंदर जहर कितना है। आप सिखाइएगा, भाजपा तहजीब सिखाएगा। अरे आप प्रधानमंत्री जाके बोलते हैं आपकी सीखने की जरूरत है अभी आपको, और तहजीब आप सिखाइएगा। आपको सीखने की जरूरत है श्रीमान, आपको श्रीमान सीखने की जरूरत है, आपको जरूरत है भाई साहब, सीखने की जरूरत है। जो भाषाएं आपने बोली ना कि घृणा ये वो, कितनी नफरत है आपके अंदर, इतनी नफरत लाते अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अभी महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे, झारखंड के नतीजे आएंगे, क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर ये मुद्दा वहां पर घुसपैठ का है या नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। अवधेश जी आपको लगता है ये घुसपैठ का मुद्दा है झारखंड में या नहीं है? नहीं, देखिए मुद्दा है, लेकिन यह मुद्दा चुनाव में कितना काम करेगा इसको लेकर थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि मूल संथाल परगना का इशू उठाया गया है। वहां तो बिल्कुल क्लियर है, अगर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टियां करा दी गई है, प्रार्थना बंद करा दिए गए हैं, आप बड़े बड़े वहां दंगे हो गए अग्निवीर को लेकर, पुलिस ने कुछ लोगों का नाम लटका दिया, टांग दिया कि ये फलाने थे, तो सरकार ने उसको हटा दिया है। डेमोग्राफी चेंज हुई है, आप पूरा परसेंटेज देख लीजिए वोटिंग का, वो इशू तो वहां है, लेकिन ये इशू चुनाव में कितना चला है, डरते हुए भी लोग। ठीक है।